हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यह हमारा यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसकी कड़ी में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही जान पाते हैं कि कौन सा प्रश्न या कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार PYQ के माध्यम से हम अपने सिलेबस को समझते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमारा पहला प्रश्न है, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रॉस का, ऑप्शन बी वैलेंटाइन का, ऑप्शन सी गैरेट का, ऑप्शन डी गिल्मर का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉस का। दोस्तों, वैलेंटाइन ने चिंतन को श्रृंखलाबद्ध विचार तथा लक्ष्य या उद्देश्य के मध्य संबंध के रूप में परिभाषित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट व्यवहार तथा विचार के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया? ऑप्शन ए ड्रेवर, ऑप्शन बी डेसील, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी आलपोर्ट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आलपोर्ट। माय डियर फ्रेंड्स, आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को 1937 में वातावरण के साथ अनूठे समायोजन के रूप में परिभाषित किया। बाद में इन्होंने इसमें संशोधन करके वर्ष 1961 में विशिष्ट व्यवहार तथा विचार, जिसको हम बिहेवियर स्पेसिफिक बिहेवियर एंड थॉट के रूप में जानते हैं, इसके साथ इन्होंने परिभाषित किया। फर्स्ट, इन्होंने 1937 में एनवायरनमेंट के साथ पर्सनालिटी को जोड़ा। सेकंड, इसमें कुछ अमेंडमेंट या सुधार करके इन्होंने वर्ष 1961 में स्पेसिफिक बिहेवियर एंड थॉट, विशिष्ट व्यवहार और विचार के साथ पर्सनालिटी को परिभाषित किया। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी बंडूरा, ऑप्शन डी लिंडग्रेन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बंडूरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुलनात्मक निर्णय का नियम संबंधित है। ऑप्शन ए बुद्धिलब्धि से, ऑप्शन बी अभिवृत्ति से, ऑप्शन सी अभिक्षमता से, ऑप्शन डी रुचि से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तुलनात्मक निर्णय का सिद्धांत अभिवृत्ति मापन से संबंधित है, जिसका प्रतिपादन यल थर्स्टन ने वर्ष 1927 में किया। कब किया था दोस्तों? इसका प्रतिपादन इन्होंने वर्ष 1927 में किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्षमता होती है ऑप्शन ए जन्मजात मतलब बाय बर्थ, ऑप्शन बी अर्जित मीन्स एक्वायर्ड, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं मतलब नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, आप लोग बताएं इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जन्मजात। अभिक्षमता जो होती है वो बाय बर्थ होती है। दोस्तों अभिक्षमता जो होती है जन्मजात होती है, बाय बर्थ या गेन की जाती है। अभिक्षमता से तात्पर्य है किसी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरेट ने अभिप्रेरकों को कितने भागों में विभक्त किया?
तो दोस्तों ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितने भागों में विभक्त किया? 3 भागों में। दोस्तों गैरेट ने अभिप्रेरकों को निम्नवत 3 भागों में विभक्त किया। पहला जैविक अभिप्रेरक, दूसरा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, तीसरा सामाजिक अभिप्रेरक। कौन कौन सा? पहला जैविक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा सामाजिक। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो और क्रो ने 70 से कम बुद्धिलब्धि वाले बालक को कहा है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ बालक, ऑप्शन बी मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन सी सामान्य बालक, ऑप्शन डी पिछड़े बालक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंदबुद्धि बालक। जो 70 से नीचे होंगे उनको हम क्या कहेंगे? मंदबुद्धि बालक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी एक लिस्ट है तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे कि 70 से कम या 70 से ज़्यादा, 110 या 140 प्लस 130 के बालक, इनको क्या क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी हम एक लिस्ट अलग से प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत तरीके से हटकर किसी नवीन ढंग से सोचना या चिंतन करना कहलाता है। ऑप्शन ए सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी तार्किकता लॉजिकल, ऑप्शन सी अमूर्तता अब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी प्रयोगवादिता। तो दोस्तों इसको आप लोग बताएं, अगर आप परंपरागत तरीके से हटकर या रूढ़वादी जो तरीका है उसको उससे हटकर कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो ऑप्शन एक ही कैटेगरी में आएगा जो कि है सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी आप कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी डब्ल्यू वुंट, ऑप्शन डी वाटसन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डब्ल्यू वुंट। दोस्तों विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वर्ष 1979 में जर्मनी के लिपजिंग यूनिवर्सिटी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इन्होंने जो है फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट लैब की स्थापना की। कहाँ पे की? जर्मनी में लिपजिंग यूनिवर्सिटी में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि की विमा है। ऑप्शन ए विषय वस्तु, ऑप्शन बी संक्रिया, ऑप्शन सी उत्पाद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं में विभक्त किया गया। और पहला विषय वस्तु, दूसरा संक्रिया, तीसरा उत्पाद परिणाम के परिप्रेक्ष्य त्रिविमीय रूप में इसको देखा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विकास अवस्थाओं को निम्नवत दर्शाया जाए तो मानसिक संक्रिया की जटिलता का सही क्रम होगा। तो दोस्तों पियाजे हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोग अच्छे से तैयार करें। आगे हम इसका विस्तृत रूप भी लेके आएंगे, आपको डिटेल में पियाजे के बारे में थ्योरी भी कराएंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहें, जो कि पियाजे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले भी हमने इसका शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी मैंने याद करा रखा है प्रीवियस ईयर सेट में। हर सेट में पियाजे से क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं
किसी में 3 आ रहे हैं, किसी में 4 आ रहे हैं, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 3। तो दोस्तों, यदि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विकास अवस्थाओं को निम्नवत दर्शाया जाए तो मानसिक संक्रिया की जटिलता का सही क्रम होगा। ऑप्शन ए संवेदी कामक अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SPCF शॉर्ट फॉर्म में सिनोनिम से याद कर सकते हैं। SPCF, S से सेंसरी मोटर, P से प्री ऑपरेशनल, C से कंक्रीट ऑपरेशनल, F से फॉर्मल ऑपरेशनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया SPCF, तो इसका सही क्रम SPCF ही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 1 2 3 4। इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपकी कौन सी अवस्था आएगी? संवेदी गामक अवस्था, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जो कि होती है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 13 वर्ष होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 13 से एबव होती है। तो दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद करें। इसमें जो कि संवेदी गामक अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक हो गई? 0 से 2 वर्ष। सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो से 7 से 11 वर्ष। 7 से कितना वर्ष है दोस्तों? 7 से 11 वर्ष है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद करिए। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा 3 अवस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का दूसरा स्तर? ऑप्शन ए नैतिक समानता, ऑप्शन बी नैतिक यथार्थता, ऑप्शन सी नैतिक सापेक्षता, ऑप्शन डी नैतिक निर्णय। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नैतिक समानता। दोस्तों, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। पहला है नैतिक यथार्थता मतलब मोरल रियलिटी, दूसरा है नैतिक समानता, जिसको हम कहते हैं मोरल इक्वलिटी, तीसरा हमारा नैतिक सापेक्षता मतलब मोरल रिलेटिविटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सीखने के सिद्धांत में अर्थपूर्ण सीखने पर अधिक महत्व दिया? ऑप्शन ए उसुबेल, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी बंडूरा, ऑप्शन डी कार्ल रोजर्स। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा उसुबेल। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कौशल के मतलब जो लैंग्वेज स्किल होती है, इसके कितने कौशल होते हैं? मुख्यतः इसके कितने कौशल होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो दोस्तों, लैंग्वेज स्किल के मुख्यतः कितने कौशल होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो कि है सही इसका करेक्ट आंसर।
दोस्तों, भाषा कौशल के मुख्यतः 4 होते हैं कौशल। पहला, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपाली, इसके 60 फॉर्म से आप लोग याद कर सकते हैं। सुबोपाली मतलब सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ल से लिखना। और इंग्लिश मीडियम के लिए LSRW, एल से लिसनिंग मतलब सुनना, एस से स्पीकिंग मतलब बोलना, आर से रीडिंग मतलब पढ़ना, डब्ल्यू से राइटिंग मतलब लिखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस बालक की प्रकृति क्या होगी जिसकी मानसिक आयु 14 वर्ष जबकि वास्तविक आयु 10 वर्ष है? तो दोस्तों, किसी बालक की मानसिक आयु यदि 14 वर्ष है, उसकी वास्तविक जो उसकी रियल स्टेज है, क्रोनोलॉजिकल उसकी जो स्टेज है कितनी है? 10 वर्ष है। और उसकी मानसिक आयु उससे ज़्यादा है, मतलब वह बच्चा क्या है? प्रतिभाशाली बालक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, बुद्धि लब्धि का इसमें एक सूत्र भी पूछा जाता है, कभी कभी सूत्र का भी क्वेश्चन आ जाता है, या सूत्र पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे पूछ लिए जाते हैं। तो आप कभी कभी सूत्र भी पूछता है तो कभी क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, आइए सूत्र को जानते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। मतलब बुद्धि लब्धि का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसको हम शॉर्ट में IQ बोलते हैं। मानसिक आयु का मतलब मेंटल एज, इसको शॉर्ट में MA बोलते हैं। वास्तविक आयु मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको शॉर्ट में CA बोलते हैं। तो दोस्तों, IQ बराबर MA/CA इंटू 100। सबसे पहले बुद्धि लब्धि को किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था बुद्धि लब्धि को? IQ को स्टर्न ने दिया था। बाद में जो 100 जुड़ा इस फार्मूले में, इंटू 100 लास्ट में हम लोग कर रहे हैं ना, तो उसमें दोस्तों जो 100 जुड़ा, इसको किसने जोड़ा? टर्मन ने जोड़ा। किसने? टर्मन ने दिया। बुद्धि लब्धि को स्टर्न ने दिया, बाद में 100 जो फार्मूले में 100 जुड़ा उसको टर्मन ने जोड़ा। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अंकगणित का ज्ञान। ऑप्शन बी, गणित के प्रति रुचि। ऑप्शन सी, तार्किक चिंतन। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तार्किक चिंतन। दोस्तों, हमारा जो NCF 2005 है, इसके अनुसार गणित का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन की योग्यता विकसित करके उन्हें स्वयं से समस्या समाधान करने की तरफ ले जाया जाता है। क्योंकि बच्चे में तार्किक क्षमता होगी तो वह अपने किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में अपने तार्किक लॉजिकल थिंकिंग का प्रयोग करके वह उस क्रिटिकल प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के मुख्यतः कितने चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कितने चरण होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के? 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, हफ एवं डंकन के अनुसार, किसके किसके? हफ और डंकन के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के जो टीचिंग हमारा प्रोसेस है उसके कितने चरण होते हैं? उसके 4 चरण होते हैं। पहला योजना, दूसरा निर्देशन, तीसरा मापन, चौथा मूल्यांकन। पहला योजना, दूसरा निर्देशन, तीसरा मापन, चौथा मूल्यांकन। मतलब योजना, निर्देशन, मापन, मूल्यांकन। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है ऑप्शन ए, आजीविका की व्यवस्था करना। ऑप्शन बी, मूल्यों का विकास करना। ऑप्शन सी, पढ़ना लिखना सीखना। ऑप्शन डी, सर्वांगीण विकास। तो दोस्तों, 19 का हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का उद्देश्य जो होता है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य होता है बालक का जो सर्वांगीण विकास हो, उसका सोशल, इकोनॉमिक एवं आर्थिक रूप से उसका विकास हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो शिक्षा बनाई गई
बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जो है विकसित हुई। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैब विद्यालय संबंधित है। ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी प्रगतिशील शिक्षा, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा, ऑप्शन डी विशिष्ट बालकों की शिक्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रगतिशील शिक्षा। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण है, जो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत जो कि उपयोगी होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है, मतलब 85 है, तो वह बालक है मतलब क्या है? ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी अल्प बुद्धि, ऑप्शन डी मंद बुद्धि, ऑप्शन सी जड़ बुद्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंद बुद्धि। मंद बुद्धि, तो इसकी एक लिस्ट है दोस्तों जिसको हम प्रोवाइड करा देंगे। जो 0 से 24 होते हैं उन्हें हम इडियट कहते हैं। जो 70 से भी कम होते हैं उन्हें जड़ बुद्धि या डल या बॉर्डर लाइन पर वो आते हैं। 71 से 80 जो होते हैं अल्प बुद्धि आती है। 81 से 90 जो होते हैं उन्हें मंद बुद्धि या बिलो एवरेज के बीच में लाते हैं। 91 से 110 या 109 जो कि होता है सामान्य बुद्धि या नॉर्मल या एवरेज बोलते हैं। 111 से 120 जो होता है तीव्र बुद्धि या एवरेज एबव एवरेज के बीच में आते हैं। 121 से 130 प्रखर बुद्धि या सुपीरियर। 130 से जो अधिक होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली बोलते हैं या वेरी सुपीरियर बोलते हैं। जो जिनका आईक्यू इंटेलिजेंस जो होता है 140 प्लस होता है वो गिफ्टेड के कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों इसका हम जो कि आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे अलग से आईक्यू इंटेलिजेंस का जो कैटेगरी है इसको एक वीडियो के रूप में हम लाएंगे आपके सामने। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन त्रिकोण का भाग है। मूल्यांकन त्रिकोण का भाग है। ऑप्शन ए शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन बी अधिगम अनुभव, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों शिक्षण उद्देश्य को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है अधिगम अनुभव, दूसरा होता है मूल्यांकन। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांकेतिक अधिगम संबंध है। ऑप्शन ए पारंपरिक अनुकूलन, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी मनोदैहिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक अनुकूलन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे पाठ्यक्रम का होना चाहिए। ऑप्शन ए अधिगम केंद्रित, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी विद्यालय केंद्रित, ऑप्शन डी विद्यार्थी केंद्रित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी केंद्रित। जो हमारा पाठ्यक्रम होता है वो विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरोध की अवस्था होती है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विरोध की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। ऑप्शन सी किशोरावस्था इसका राइट आंसर होगा। विरोध की अवस्था मतलब किशोरावस्था, जिसको हम एडोलेसेंस स्टेज बोलते हैं। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को एडोलेसेंस स्टेज है, इसको किसने दिया? स्टेनले हॉल ने दिया। इसको 4 भागों में इन्होंने परिभाषित किया। यह जो स्टेज होती है इसमें क्या क्या होता है इसको आइए जान लेते हैं। पहला है संघर्ष, दूसरा तनाव, तीसरा तूफान, चौथा विरोध। मतलब इस टाइम पे जो बच्चे की जो स्टेज होती है या संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है, इससे यह जूझता है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किंडरगार्टन विधि किस आयु सीमा के बालकों के लिए है? किंडरगार्टन विधि किस आयु सीमा के बालकों के लिए है? ऑप्शन ए 2 से 4 वर्ष, ऑप्शन बी 4 से 6, ऑप्शन सी 4 से 8, ऑप्शन डी 2 से 8।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 से 8 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कितने तत्वों के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटोला बुद्धि परीक्षण है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के प्ररोध न्यूनता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी लियोनार्ड हल, ऑप्शन सी मैकडूगल, ऑप्शन डी मैस्लोने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लियोनार्ड हल। और भी मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो दोस्तों इसके प्रतिपादक कौन कौन है? जैसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। मांग का सिद्धांत, जो नीड की थ्योरी होती है, वो हैं अब्राहम मैस्लो। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल। प्ररोध न्यूनता का सिद्धांत क्लार्क लियोनार्ड हल, जो कि क्वेश्चन में आया हुआ है। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दी मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए जीन प्याजे, ऑप्शन बी कोहलबर्ग, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी हॉफमैन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन प्याजे ने लिखी। जीन प्याजे ने कौन सी पुस्तक लिखी? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसी में इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत का उल्लेख भी किया। द मोरल ऑफ जजमेंट नामक पुस्तक में इन्होंने इसका उल्लेख किया। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा क्वेश्चन नंबर 30, मतलब टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे, जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करके आप अपने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि कहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।